अभी राम मंदिर में इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है चोरी का। कवियों को, लेखकों को ऐसे समसामयिक विषयों पर ईमानदारी से अपनी बात कहनी चाहिए। मेरा भाई भी अगर उसमें अपराधी होगा तो उसको भी मृत्युदंड होना चाहिए। मैं जिस संघ विचार से आता हूँ उस विचार के भी अगर कोई व्यक्ति उसमें शामिल होंगे तो उनको दंडित न्यायिक प्रक्रिया में होगा। उसका बचाव कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। जो भी लोग उत्तरदायी हैं, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो दंडित होना चाहिए। और हमारी भारत की न्याय प्रक्रिया में हमारा विश्वास है वो दंडित होगा। कभी भी अपने आप को छत्तीसगढ़ से ना अलग मानता हूँ, न छत्तीसगढ़ से अलग मेरा कोई अस्तित्व है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ तब से आता हूँ जब मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ हुआ करता था और आज वो हमारा सहयोगी और पड़ोसी प्रदेश है। तो बस यहीं से शुरू करते हैं कि तोला से मन भर तोला है, पारा पानी में घुला है, सब कीड़े बाहर निकले हैं, चुटकी भर तो सच बोला है। जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान। जीना भी सम्मान जहाँ पर, जीना भी सम्मान जहाँ पर, मरना भी सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। पुरानी बातों को ना हवा दीजिए, पुरानी बातों को ना हवा दीजिए, दर्द है तो दवा दीजिए। पुरानी बातों को ना हवा दीजिए, दर्द है तो दवा दीजिए। ज़माने ने बहुत बद्दुआएं दी है, लग सके वो दुआ दीजिए। तो ऐसी दुआ देने के लिए आज हमारे बीच में हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत के बहुत ही ख्यातिनाम कवि, हास्य कवि, व्यंग्यकार, टिप्पणीकार, बहुत अच्छे संचालक और इन सब से परे और इनसे आगे राष्ट्र को संबोधित करने वाले, अपनी कविताओं से जो है जागृत करने वाले कवि, राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्रीय कवि, प्रखर मुखर वक्ता कवि शशिकांत यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की इस धरा पर और हमारे इस लल्लूराम.com पर। नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को विशेष प्रणाम। तो सर, आपका तो छत्तीसगढ़ से बहुत गहरा नाता रहा है, आपका आना जाना यहाँ पे काफ़ी वर्षों से रहा है। बचपन से तो मैं ही आपको जो है सुनते रहा हूँ। तो मुझे तो बहुत क्या ही कहूँ कि कुछ शब्द ऐसे नहीं मिल रहे जिससे मैं कहूँ कि आपसे मेरी बातचीत हो रही है, जिन्हें मैं मंचों पे देखता सुनते रहा हूँ। आज उनसे मेरी मुलाकात इस तरीके से हो रही है और बातचीत के लिए हम लोग तैयार हैं। तो मैं चाहता हूँ सर, आपकी अपने अंदाज में इस बातचीत की शुरुआत हो। देखिए, मैं कभी भी अपने आप को छत्तीसगढ़ से ना अलग मानता हूँ, ना छत्तीसगढ़ से अलग मेरा कोई अस्तित्व है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ तब से आता हूँ जब मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ हुआ करता था और आज वो हमारा सहयोगी और पड़ोसी प्रदेश है। और लल्लूराम.com का जो लाइन है, सच कहेंगे लल्लू राम, तो बस यहीं से शुरू करते हैं कि तोला से मन भर तोला है, पारा पानी में घुला है, सब कीड़े बाहर निकले हैं, चुटकी भर तो सच बोला है। तो आपका और हमारा काम सच बोलने का है और वो काम हम सब लोग ईमानदारी से करते रहे और कर रहे हैं, बस इसी प्रयास में। अभी जब रील्स का दौर आ गया है, छोटी छोटी चीज़ें जो है अब रील्स में वायरल होती है, ये दौर आप कविताओं के लिहाज से आप कैसा देखते हैं? वैसी कविताएं हो रही है या फिर कवियों की बाढ़ सी आ गई है और रील्स में सारी चीज़ें कही जा रही है? हाँ, ये बात तो सही है कि रील्स और रियल में बहुत अंतर है जी। रील के लोग रील में रह जाते हैं, लेकिन जो रियल लोग हैं, जो स्वाभाविक रूप से कवि हैं, वो ही जनता के बीच में बने रहते हैं। तो नई पीढ़ी में बहुत अच्छे रचनाकार आ रहे हैं, बशर्ते वो अपनी स्वाभाविकता, अपनी रचनात्मकता और अपनी सृजनशीलता में निरंतर अध्ययन रहें, साधनारत रहें, तो ही वो एक स्थायी मुकाम पा सकेंगे। वरना रील तो आती है, ट्रेंडिंग में आती है और ट्रेंडिंग ख़त्म हो जाता है तो रील ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग रील के भरोसे हैं तो वो रील में ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो रियलिटी के भरोसे हैं, जो सच्चाई के साथ हैं, जो सार्वभौमिकता के साथ हैं, प्रासंगिकता के साथ हैं, क्योंकि कविता तो सार्वभौमिक चीज़ है, कविता थी, है और कविता जीवन के अंतिम सांस तक रहेगी। मानव सभ्यता जब तक है, जब तक कविता का अस्तित्व है। इसलिए रील आपकी लोकप्रियता ला सकती है, लेकिन आपको स्थायी भाव नहीं दे सकती। जो आज के समय में जो कुछ भी लिखा जा रहा है या नए बच्चे जो लिख रहे हैं, उसमें वो साहित्य कापन, वो शब्दों का जो है मर्यादा या वो भाव, वो संस्कृति, उसका समावेश देखते हैं सर? बिल्कुल देखते हैं। तो दृष्टि चाहिए देखने की, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुर्भाग्य से इस दौर में एक काम जो गलत हो रहा है वो ये हो रहा है कि नकारात्मक चीज़ें, नग्नता, गाली गलौज, ये जल्दी लोकप्रिय हो जाती। जल्दी लोकप्रिय तो नहीं कहेंगे,
जल्दी वायरल हो जाता है। और वायरल तो आप जानते हैं बीमारी को ही कहते हैं। वायरल होना कोई अच्छी बात थोड़ी है, वायरल नहीं है, वायरल होना ही गलत है। तो वो जो चीज़ें, लेकिन वो फिर आता है, फिर मैं कहूँगा कि सकारात्मकता, रचनात्मकता, सृजनशीलता ही आखिरी में स्थायी भाव लेके आती है। तो ये कालखंड भी कट जाएगा, क्योंकि गंगा जब बहती है तो बहुत सारा कचरा गंगा में आता है, लेकिन वो कचरा किनारे लगता जाता है और जीवनदायिनी माँ गंगा बहती चली जाती है और फिर जाके महासागर में मिलती है। बस कविता की यात्रा भी वैसी ही है, अनवरत सतत साधनारत रहिए, तो ये भी समय कट जाएगा और अच्छी कविता का दौर आएगा और आ रहा है। छत्तीसगढ़ में ही इतने अच्छे अच्छे नए कवि आए हैं। लल्लूराम.com के मंच पे भी पिछले दिनों जो आपने प्रयास किए हैं, निश्चित रूप से वो आपने महसूस किया होगा कि नहीं, अच्छे कवि नई पीढ़ी में भी आ रहे हैं और उन्हें सुना गया है। वो बहुत आपके मंच के कारण बहुत वायरल भी हुए। तो नई पीढ़ी के जो रचनाकार आ रहे हैं उनको आप अपनी कविताओं से कुछ कहें? मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी रचनात्मकता को बनाए रखिए। प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है, क्षमा जलती है तो हथेली पर जान लिए, मस्त होके जैसे परवाना चल देता है। सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन, गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। बिल्कुल। और जिस ज़माने की ओर आप ले जाने की कोशिश करते रहे हैं, मुझे ध्यान है 90 के दशक से लेकर आज जब हम 2026 में पहुंच गए हैं, ये जो करीब करीब 35, 36, 38 साल की जो यात्रा है आपकी, इस यात्रा में क्या कुछ घटा है आपके साथ सर? यात्रा कुल मिलाकर बहुत अच्छी रही है, क्योंकि बड़े सौभाग्यशाली थे कि बाल कवि के रूप में गिरवर सिंह भंवरसरी के एक ऐसे रचनाकार ने हमें प्रमोट किया। फिर हम मंच पर आए तो नीरज जी मिले, रमानाथ अवस्थी मिले, डॉक्टर कुंवर बेचैन मिले, हरिओम पवार मिले, जगदीश सोलंकी जी मिले, आपके छत्तीसगढ़ के श्रद्धेय पवन दीवान साहब का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मुकुंद कौशल जी ने मुझे छत्तीसगढ़ दिखाया। तो एक अनवरत यात्रा है 4 दशक की। बस ये है कि उन लोगों की कमी खलती है, क्योंकि हमने बड़े धनाढ्य लोगों के साथ कविता की यात्रा शुरू की थी, जब पैसा कम था लेकिन भाव गहरा था, शब्दों की कीमत ज़्यादा थी। आज पैसा बढ़ गया है लेकिन शब्दों की कीमत घट गई है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं खलती है। लेकिन फिर वही बात है कि युग बदलेगा तो बहुत सारी चीज़ें भी बदलेंगी। सैचुरेशन का युग है, हर क्षेत्र में गिरावट आई है, तो वो गिरावट हमारे क्षेत्र में भी महसूस की जा रही है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे तो ये भी समय बदलेगा, क्योंकि नवाज़ देवबंदी साहब ने एक बहुत अच्छा शेर लिखा है जो मुझे याद रहता है हमेशा, कि अच्छा तो होता आग बुझाने में मरते हम, अफसोस है कि जान बचाने में मर गए। मृत्यु तो अंतिम सत्य है, लेकिन हम आग बुझाने में प्रयास करेंगे तो हमारे साहित्यिक क्षेत्र की ये जो कमी आप लोगों को महसूस होती है वो भी दूर होगी। और जिस दौर में बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, नामचीन लोग थे, उनके साथ आपने संगत की 90 के दशक के 80 के दशक में जो है, तो वहाँ से जो बदलाव अभी के जो समय में आप देखते हैं, तो वो बदलाव क्या है? वो बदलाव है युग का बदलाव। मीडिया आ गया। हम लोग पोस्ट कार्ड के ज़माने में कवि सम्मेलनों में शुरू हुए थे, टेलीफोन भी नहीं था हम लोगों के घर में। फिर टेलीफोन आया, पीपी नंबर आया, फिर व्यक्तिगत टेलीफोन आए, फिर पेजर आया, फिर पेजर से मोबाइल आया। तो जो यात्रा युग ने तय की वो हमारे कविता के युग ने भी तय की है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा स्वाभाविकता का अभाव महसूस किया जाता है, जो क्योंकि कवि, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कोई बुरा ना माने, कवि एक स्वाभाविक अंग है सृष्टि का, जिसे व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता, इंसान भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हर चीज़ सीखने के लिए यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, इवन पत्रकार बनने के लिए भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। लेकिन कवि होने के लिए कोई कोचिंग क्लास नहीं है। तो फिर नीरज जी ने जो लिखा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो कवि तो सृष्टि में पैदा होता है, और कवि जब पैदा होता है तो वो बहुत सारी उपलब्धियां लेकर पैदा होता है। ब्रह्मा की सृष्टि में केवल 6 रस हैं, लेकिन कवि की सृष्टि में 9 रस हैं। तो आप सोचिए, कवि 3 रस तो वैसे ही ज़्यादा लेके पैदा होता है। लेकिन आज के समय में तो कवि बनाने की भी शुरुआत हो गई है, कहीं कहीं पे कुछ शालाएं, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण,
इस तरह से, और उसको बड़ा प्रचार भी किया जा रहा है। नहीं, वो बनाने की प्रक्रिया नहीं है, वो निखारने की प्रक्रिया है। उसको थोड़ा सा लोगों ने गलत तरीके से ले लिया। पहले क्या था, ये काम व्यक्तिगत होता था। जैसे जब हम लोग आए थे तो 85-86 में जब हम आए तो हम कविता पढ़ते थे, तो जब कवि सम्मेलन के बाद हमारे सीनियर कवि हुआ करते थे, वो हमें डांटते थे, टोकते थे। हमारे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया जाता था, उच्चारण पे, हमारी वेशभूषा, हमने क्या पहना है और अच्छा नहीं पहना है तो क्यों नहीं पहना है, और हमने स को श कैसे बोल दिया। तो पैसा बहुत कम था, 50 रुपये थे, 100 रुपये थे, 150 रुपये थे, लेकिन डांट आधे घंटे की स्थायी थी। फिर हमने क्या अच्छा किया वो भी रेखांकित किया जाता था। फिर वो प्रक्रिया का अभाव महसूस हुआ मंच पर। स्वयंभू मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयंभू बड़े कवि पैदा होने लगे, जिसकी एक कविता वायरल हो जाती है, कोई तबले पे गा रहा है, कोई गिटार पे गा रहा है, कोई गालियाँ ही दे रहा है कविता के नाम पे, और वो अपने आप को बड़ा कवि मानने लगे, वायरल होने लगे। तो इस कमी को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए एक निखारने की जो प्रक्रिया थी, जो रोक टोक थी, टोकना जिसको कहते हैं, वो कम होने लगा। तो इस तरह के प्रयासों को उस तरीके से लेना चाहिए कि एक सकारात्मक प्रयास है कि जो प्रतिभाएं स्वाभाविक रूप से आ रही हैं, अगर हम उन्हें और थोड़ा सा निखार देंगे, थोड़ी सी उनकी काना मात्रा ठीक कर देंगे, थोड़ा सा उनको ध्यान दिला देंगे। जैसे आज एक कवि ने मुझे, छत्तीसगढ़ के कवि हैं, उन्होंने मुझे एक छंद सुनाया, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करा करो, मैं आपकी कमियां बता दूंगा, फिर उसको सुधारना आपका काम है। तो पहले क्या था कि पूछने वाले लोग थे और बताने वाले स्वाभाविक लोग थे, आजकल उस चीज़ का अभाव हो गया, इसलिए इस तरह की शालाएँ शुरू हुई। जो एक ये भी देखा जा रहा है आपके दौर में कि ये राष्ट्रवादी कवि है, ये किसी और वादी कवि है, मंच पे ये उसके तरफ झुकाव दिखता है, मंच पे ये किसी और की तरफ झुकाव दिखता है। ये पहले भी ऐसी चीज़ें थी या आज चूँकि मीडिया इतना ज़्यादा ना, पहले भी था, बस मीडिया नहीं था इसलिए रेखांकित नहीं होता। हम जब आए थे, जब हम राष्ट्रवाद की कविताएं पढ़ते थे तो हमको लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, दोयम दर्जे का भाव उनका मन में था। उनको लगता था अच्छा ये भी कवि हैं क्या, भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, आज वही राष्ट्रवादी बने घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि युग बदल गया, अब उनके लिए कोई स्कोप नहीं बचा। वरना हमने रामायण के खिलाफ, महाभारत के पात्रों के खिलाफ कविताओं को बर्दाश्त किया है। हमारी आध्यात्मिक चेतना को चुनौती दी जाती थी, सनातन परंपराओं को आडंबर कह के, कुरीति कह के उनको कविता के माध्यम से प्रचारित किया जाता था। राष्ट्रवाद को भी येन केन प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोसा ही जाता था, लेकिन हमने वो समय भी कवि सम्मेलन के मंच पे भोगा है और हमने उस चीज़ का सामना किया है, और हमारी पीढ़ी ने उस सामना करते हुए आज ये स्थिति पैदा कर दी है कि आज तथाकथित जो लोग थे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो भी अब अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करते हैं। हमें उससे कोई गुरेज भी नहीं, क्योंकि हम अपनी लड़ाई में विजय हुए हैं। अच्छी बात है, इस देश में हर आदमी राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्रवाद होना उल्लास का विषय है, उपलब्धि है, अवसान का और विषाद का विषय बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय चेतना की कोई कविता, कोई पंक्ति? कविता तो राष्ट्रीय चेतना की ही होती है। और देखिए 1857 की क्रांति से लेकर आज तक, इसके पहले का इतिहास भी आप पत्रकार लोग हैं, आप सब जानते हैं। कविता ने ही इस देश में राष्ट्रवाद और परिवर्तन और आज़ादी और राष्ट्रभक्ति ये सब पैदा की। वंदे मातरम के आधार पर इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो भी कविता थी। इस देश में स्वदेशी की लड़ाई लड़ी, स्वशासन की लड़ाई लड़ी। जयप्रकाश नारायण ने सबसे बड़ा संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया, उसके आधार में भी कविता थी। लाल चौक पे तिरंगा फहराने की प्रक्रिया थी, उसके अंदर भी कविता थी। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, वो कविता के दम पर स्थापित हुआ। गांव-गांव, ढानी-ढानी, चौराहे-चौराहे कवियों ने कविता पढ़ के जो जनजागरण किया, जिसको आप सरी के पत्रकारों ने रेखांकित किया, अखबारों में छपा, उसके कारण जो एक वातावरण बना, तो आज ये सब उपलब्धियां कविता की ही हैं। हमारा तो संकल्प है, हमारा तो मिशन है कि मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो रचना भी द्रौपदी का चीर बन जाएगी। शिवाजी, राणा प्रताप, अब्दुल हमीद और शेखर भगत का नजीर बन जाएगी। तन मन धन सब देश पर वार कर, कविता की आत्मा फकीर बन जाएगी। बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए, लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। बहुत सुंदर। तो ये संकल्प तो कविता का, राष्ट्रवाद तो मूल। तो आप जो है मतलब बचपन से ही ओज की कविताएं इसी पर ही केंद्रित रहे? हाँ, चूंकि मेरा परिवार संघ परिवार है, 3 पीढ़ियों से हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए मूलतः तो देशभक्ति ही स्वर था। लेकिन जब कवि सम्मेलन की दुनिया में आए तो मैंने कहा ना कि हम बड़े अखाड़ची और बड़े गुरुओं के साथ रहे, तो उनका कुछ कुछ अंश आया और एक अनुभव
बड़ा बात में से बात निकालना, प्रत्युन्नति अपनी जागृत करना, कोई बात निकले तो उस बात में से बात निकाल के और कहना, तो उससे फिर हास्य व्यंग्य भी आ गया। और फिर मेरा मानना है कि कवि सिर्फ कवि होता है, उसका कोई रस नहीं होता, क्योंकि रस तो उसकी कविता में होता है। उसको लोग नाम देते हैं, कोई देशभक्ति का देता है, कोई हास्य व्यंग्य कहता है, कोई गीत कहता है, लेकिन मूलतः तो वो कवि होता है और कवि होना ही महत्वपूर्ण है। और जिस कवि के पास सब रस नहीं है तो वो कवि है भी नहीं, क्योंकि कवि जिस भाव में रहता है, मान लीजिए हम कोई दुर्घटना हो गई तो हम विषाद में रहते हैं, तो उस समय जो लिखा जाता है वो करुण रस होता है। एक लंबे समय तक आप केवल वीर रस की कविताएं पढ़ते थे, उससे एक पहचान बनी बनी आपकी। बिल्कुल सही बात है। और उस समय उस कविता की आवश्यकता भी थी, आज भी आवश्यकता है, आज भी हम पढ़ते हैं। कोई विषय हो तो हो, जो तात्कालिक विषय पे लिखने वाले लोग हैं तो उनको तो कहना ही पड़ता है। अभी राम मंदिर में इतना बड़ा प्रकरण चल रहा है चोरी का, उसमें भी लोग लिख रहे हैं, गाने बन रहे हैं। हाँ, तो लोग लिख रहे हैं, लोगों ने तो हमने उसमें फिर रास्ता निकाला। हमने कहा देखिए, चोरी करना पाप है, दंडनीय अपराध है। धर्म की चोरी करना तो अक्षम्य अपराध है, उसमें तो अगर किसी को मृत्यु दंड भी दिया जाए तो कम है। हम राम मंदिर में हुई चोरी के समर्थन में नहीं हैं, लेकिन उस चोरी की आड़ में कोई लोग राजनीतिक हित साधेंगे, सनातन को नकारेंगे, मंदिर की आस्था को नकारेंगे, मंदिर के निर्माण को अकारेंगे, मंदिर के निर्माण में लगे हुए लोगों की आस्थाओं को चुनौती देंगे और उसकी आड़ में अपने चुनाव का एजेंडा सेट करेंगे, तो हम ये होने नहीं देंगे इस देश में। तो हमने कहा कि बाप दादा जिनके चोर, बेटे उनके मुंह जोर। चोरी पहली बार नहीं हुई है, और चोरी तो एक स्वाभाविक वृत्ति है आदमी की, वो करता है। राम मंदिर में खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, राम मंदिर में पहली बार चोरी थोड़ी हुई है। दक्षिण के मंदिरों से टनों सोना गायब है, उसका हिसाब किताब कौन देगा? बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिरों में चोरी के प्रकरण आए हैं, हमारे यहाँ पे जगन्नाथपुरी में इतना बड़ा सोने गायब होने के लिए संघर्ष चल रहा है, सरकारों को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। तो चोरी एक वृत्ति है, उस वृत्ति को कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, उसके लिए तो दंड ही है। लेकिन चोरी की आड़ में आप एक पूरी 500 साल के संघर्ष को नकारने की कोशिश करेंगे, और फिर आरोप कौन लगा रहे हैं? जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, जिन लोगों ने 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए, वो लोग राम जन्मभूमि की चोरी पर जिस प्रकार से राम भक्त बनने जा रहे हैं, या जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां तक चढ़ा दी थी, कम से कम उनको तो इस विषय पे बोलने का अधिकार नहीं है। हम चोरी के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो लोग इस प्रकरण पर भी अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं, हम उनसे साफ साफ कह रहे हैं कि बाप दादा जिनके चोर, बेटे उनके मुंह जोर, झूठ बोल मान वाली रेखा लांग रहे हैं। पाप से बनी है आप, राजनीति के संताप, रोज रोज लाज देखो खूंटी टांग रहे हैं। जो कर सी कद काठी, मंद बुद्धि सहपाठी, छोटे लोग बड़ी नदी को फलांग रहे हैं, और राम जी के नाम को ही झूठ बतलाने वाले राम जन्मभूमि से हिसाब मांग रहे हैं। ये नहीं चलेगा इस देश में। तो नहीं मांगा जाना चाहिए? मांगा जाना चाहिए, चोरी का हिसाब तो मांगेगी जनता जिसने समर्पण किया है, क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए? लेकिन उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी मान्यता क्या है, मांगेगी, और जनता के जवाब ट्रस्ट को देना पड़ेगा। जो भी लोग उत्तरदायी हैं, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो दंडित होना चाहिए, और हमारी भारत की न्याय प्रक्रिया में हमारा विश्वास है वो दंडित होगा। कवियों को, लेखकों को ऐसे समसामयिक विषयों पर ईमानदारी से अपनी बात कहनी चाहिए। मेरा भाई भी अगर उसमें अपराधी होगा तो उसको भी मृत्यु दंड होना चाहिए। मैं जिस संघ विचार से आता हूँ, उस विचार के भी अगर कोई व्यक्ति उसमें शामिल होंगे तो उनको दंडित न्यायिक प्रक्रिया में होगा। उसका बचाव कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, वो करना भी नहीं चाहिए। आपको लगता है कि मंचों से कई बार चूंकि बड़ी संख्या में समूह जो है उनको देख और सुन रहे हैं, या दर्शक जिन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, मन से कही हुई बातों पे भी बड़ा भरोसा होता है, और कवियों पे तो भरोसा ज़्यादा होता है कि वो कविताओं के माध्यम से उन बातों को कह जाते हैं जिसको कहने के लिए शायद कलेजा चाहिए। ऐसी बातें हो रही है सच्चाई के साथ, कवि अपनी बात को कहते हैं समसामयिक घटनाओं पर? देखिए, कहना ही पड़ेगा, जो नहीं कहेगा वो टिकेगा भी नहीं। जो लोग ये आडंबर करते हैं कि कहते कुछ है करते कुछ है, तो उनकी मान्यता ज़्यादा दिन रहती नहीं है, प्रामाणिकता नहीं रहती है। आज हम जिस भाव को कहते हैं उस भाव को अंदर से जीते हैं। चाल चरित्र चेहरा आपके शब्दों में अभिव्यक्त होता है, और अगर आप उसके अनुरूप नहीं रहेंगे तो आपकी मान्यता बहुत दिन तक स्थायी नहीं रह पाएगी। तो कवि की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और कवियों को अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, सच को सच कहना पड़ेगा,
हम सरकारों के खिलाफ भी बोलते हैं और वर्तमान सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे अगर गलत बात होगी तो, और बोलते ही रहे, डरते डरते किसी से नहीं। और कहीं कहीं पे जो राजनीतिक जो है टीका टिप्पणियाँ होती रहती है तो उसमें ये बता दिया जाता है कि ये तो सरकारी कवि है, ये तो दरबारी कवि है। किसी के प्रमाण पत्र की कवि को तो कम से कम आवश्यकता नहीं है। अगर राष्ट्रवाद की बात करना दरबारी होना है तो हम ऐसे दरबार को स्वीकार करते हैं। देश प्रेम की बात करना दरबारी कवि होना है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। न्याय संगत बात कहना अगर दरबारी कवि है तो हम उनको स्वीकार करते हैं। और जो हम पे दरबारी होने का आरोप लगा रहे हैं वो क्या करते हैं? वो भी तो उन सरकारों के सामने मुजराई करते रहे, उसी के सम्मान पे वो सरकारी पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाते रहे। हमारी तो कोई अपेक्षा नहीं है सरकार से। हम रंच मात्र भी, चिमटे से भी किसी सरकारी सम्मान को छूना नहीं चाहते हैं अगर हम उसके लिए एबल ना हो तो। और मेरी तो अलग मान्यता है वैभव जी कि मैं किसी भी सम्मान को प्रार्थना पत्र देके ग्रहण नहीं करना चाहता। मुझे क्या मालूम क्यों अंदर से प्रेरणा ऐसी मिलती है कि जिसके लिए फॉर्म भरना पड़े, कितना ही बड़ा सम्मान हो। क्योंकि हमारा देखिए, हमारा सम्मान है हमारी जनता जो हमारे लिए ताली बजाती है, रात में घर से निकल के आती है। हमको सुनने के लिए कंपनी का CEO और एक ऑटो चलाने वाला रिक्शा चालक भी बैठकर सुनता है। जो बात तो आपने की ना, वो हम पे विश्वास करता है। बिल्कुल, ये तो हमने क्या कहा तो हमको उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने आप को बनाए रखना। और जिस दिन हम इन सरकारों के सामने सम्मान के लिए खड़े हो जाएंगे ना, उस दिन ये सरकारें हमारी बात नहीं सुनेगी। बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई कि मैं कवि हूँ, जन का प्रमाण दूंगा। मैं कवि हूँ, जन का प्रमाण दूंगा, मैं वो नहीं जो मांग कर दान लूंगा। हम शब्दों के शिल्पी हैं, इसमें मैं आपको भी शामिल कर रहा हूँ। आपकी भी बिरादरी वही है जी। हम और आप एक ही खानदान के बेटे हैं। बस आप पत्रकार हैं, हम साहित्यकार हैं। दोनों के पीछे कार लगी है। कार लगी हुई है, भले कार में हो ना हो। हाँ, और ये भले कार में, वो कार में रहना ही नहीं चाहता है भाई। वो कवि या पत्रकार ही क्या जिसके अंदर फकीरी ना हो। लेकिन बहुतों ने तो ऐसा बना दिया है कि वो ऐसे बड़े बड़े कार में चलते हैं, वही स्वीकार किए जा रहे हैं आजकल। बनाने से कुछ नहीं होता है सर। फकीरी अगर आपके अंदर नहीं है तो इन दोनों प्रोफेशन को तो आदमी जी नहीं सकता है। बोले भैया फकीरी का जमाना चला गया, अब तो हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। वो ज्यादा दिन स्थायी नहीं रहेंगे, वो कहीं गिने भी नहीं जाएंगे। वो स्वतः अपने आप उसी तृष्णा में नष्ट हो जाएंगे। कवि तो वही है कि कभी कभी की बात नहीं है, मेरे संग अक्सर चलता है। जब भी मैं बाहर रहता हूँ भीतर भीतर घर चलता है। कुंवर बेचैन जी ने लिखा, कभी कभी की बात नहीं, कभी कभी की बात नहीं, मेरे संग अक्सर चलता है। जब भी मैं बाहर रहता हूँ भीतर भीतर घर चलता है। दौलत शोहरत एक तरफ रख, जिसने यहाँ फकीरी जी ली, ऐसा फक्कड़ मस्त कलंदर कब किससे डर कर चला। वाह, ये है आपका और हमारा कुनबा। हमारा संकल्प है कि हम शब्दों के शिल्पी हैं, भावों के महल बनाते हैं। हम पथराई पलकों पर भी सुंदर सपन सजाते हैं। हम सत्ता के चेहरों को बढ़कर दर्पण दिखलाते हैं। हम जनगण मन की पीड़ा अपने गीतों में गाते हैं। वाह। तो हमको कहाँ चाहिए कार, बंगला, गाड़ी, घोड़े, ऐश्वर्य। ठीक है, ये तो माँ सरस्वती की कृपा है जो हम पे बरस रही है और हम उस ऐश्वर्य को भोग रहे हैं। ये उसकी अतिरिक्त कृपा मानता हूँ। लेकिन हम उसके ये सब होने के बाद भी हम जिस फकीरी को जीते वही हमारी ताकत है। और कवियों के पास इससे बड़ा कोई जो है उपहार, सौगात या सम्मान हो ही नहीं सकता। आप देखिए कवि को कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है परमपिता परमात्मा ने। मैं जो कहता हूँ, ये मेरा मौलिक वाक्य है कि ईश्वर और इंसान के बीच की कड़ी है कवि। ईश्वर को आपने देखा क्या? नहीं। लेकिन जब ईश्वर को किसी एक सामान्य व्यक्ति को कुछ कहना होता है तो किसका माध्यम लेता है? कवि का माध्यम होता है। कवि ने मंत्र रचे, कवि ने ऋचाएं लिखी, कवि ने वेद, पुराण, मानस, महाभारत, ग्रंथ, गीता सब रचा। सब कवि की रचना है। तो ईश्वर को जब इंसान से कुछ कहना होता है तो माध्यम कौन है? कवि। अब इंसान को ईश्वर से कुछ कहना है तो मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर खड़े होकर भजन गाता है, प्रार्थना करता है, अरदास करता है। वो कौन लिखता है? तो ईश्वर और इंसान के बीच की कड़ी है कवि। आप सोचो कवि कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और आप अगर इतने महत्वपूर्ण बन के इस अरबों खरबों की सृष्टि में एक व्यक्ति बने हैं तो आप कितने महत्वपूर्ण हुए। लेकिन आपको इसका एहसास होना जरूरी है। ये जो आप रील्स और रियल की बात कर रहे थे ना, वो यही है। अगर आपको एहसास होगा तो आप रियलिटी में जिएंगे। रील हमारी भी बनती है, वायरल होती है, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क इससे पड़ता है कि आपने हमको अपने स्टूडियो में बात करने के लिए बुलाया, आपने हमको रेखांकित किया। आप सरी के लोगों की दृष्टि में हम लोग बने हैं कि अपना काम कर रहे हैं,
और अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे तो कम से कम हमको रोकने टोकने वाले आपसरी के लोग हैं, तो हम तो इतने पे जो संतुष्ट हो जाए, इस फकीरी में जीना चाहिए। हम उसमें जी रहे हैं। बाकी तो ऐश्वर्य सब अदर उपलब्धियां हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना एक्स्ट्रा। तो चूंकि आषाढ़ का महीना चल रहा है, सावन आने को है और ये मौसम ही किसानों का होता है, तो उस पर एक आपकी बहुत चर्चित कविता है, अगर याद हो तो, धरती के सीने पर आप पसीने से जय। उसके पहले वाला एक छंद सुनिए कि असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगे तो रघुकुल का भी दिन मान बनना पड़ा। धर्म संस्थापना के लिए सम्रांगण में पार्थ सारथी भी श्रीमान बनना पड़ा। सृष्टि की संरचना में जल जीव चेतन को पालने में सर्वशक्तिमान बनना पड़ा। और भूख की समस्या का निदान करने के लिए हलधर रूप ले किसान बनना पड़ा। वीर गाथा शौर्य की परंपरा बनी रहे तो ये वाणी पुत्र यश कीर्तिमान लिख देते हैं। इसमें मैंने बताया कि किसान और कवि की समानता क्या है। दोनों की राशि एक है, किसान कवि, दोनों का काम एक है, दोनों सृजन करते हैं। किसान एक दाना बोता है तो 1000 दाने पैदा होते हैं। कवि एक सृष्टि के अंदर भाव बोता है तो 1000 भाव पैदा होते हैं। पूरी सृष्टि उसके साथ हो जाती है, लहला जाती है, वैचारिक रूप से, आंतरिक रूप से। तो वीर गाथा शौर्य की परंपरा बनी रहे तो वाणी पुत्र यश कीर्तिमान लिख देते हैं। राष्ट्र प्रेम हृदय में मारता हिलोर है तो नौजवान निज बलिदान लिख देते हैं। सारे देशवासी तब उन्हीं रणबांकुरों को विजयी भव का अभियान लिख देते हैं। धरती के सीने पर अपने पसीने से जय हिंद देश के किसान लिख देते हैं। सुंदर लाइन है। कवि और किसान की बड़ी जिम्मेदारी है। वो बेचारा अपने लिए नहीं जीता है, वो दुनिया के लिए ही जीता है। इसलिए कवि कभी भी धन पे नहीं, कभी भी, अब तो कवि भाव तय करके आने लगे, वरना तो कवि को तो भाव में बंध के ही आना चाहिए जी। जैसे मैं आपके भाव में बंध के आया हूँ। नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का है कि आपका छत्तीसगढ़ में इस तरह के आना जाना हो रहा है। मुझे तो नए कवियों के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कभी अलग लगा ही नहीं। और मैं जो सोचता था, वर्तमान समय में कुछ लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नए कवि मंच पर आ रहे हैं, प्रभाव पैदा करें। मैं इससे बहुत खुश हूँ अंदर से। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कवियों के साथ आपका मंची हुआ होगा, खूब पुराने से लेकर अभी तक के। और मैं पवन दीवान जी के साथ भी? पवन दीवान जी, मुकुंद कौशल जी, एक शर्मा जी, दानेश्वर शर्मा जी, फिर अपने डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, लक्ष्मण मस्तूरिया जी, रामेश्वर वैष्णव जी, रमेश विश्वहार जी। और इस समय पर मैं जिन लोगों के साथ यात्रा कर रहा हूँ, भरत द्विवेदी आपके रायपुर के बहुत अच्छे गीतकार हैं। मयंक शर्मा बहुत अच्छे वीर रस के कवि हैं, मुझे बहुत पसंद है। और मनोज शुक्ला, वो भी बहुत अच्छे कवि, वो अच्छे पत्रकार भी हैं। मनोज शुक्ला। एक अभी हमारे कोरबा से एक बच्चा अभी शुरू हुआ है हास्य व्यंग का, बहुत अच्छा, हीरामणि वैष्णव। एक मुंगेली के कवि हैं देवेंद्र परिहार, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो पवन दीवान जी के साथ कोई यादें आपकी जुड़ी, जो संस्मरण कुछ याद है? बहुत ज़्यादा याद तो नहीं है। मैं राठौर चौक पे जब पहली बार मुझे निर्भय हाथरसी लेके आए थे, उस मंच पर पवन जी थे। अब या मुझे भी धीरे धीरे 38-39 साल हो गए मंच पर जी। तो निर्भय जी मुझे सबसे पहले लाए थे पवन दीवान जी के, मतलब ऐसे ही साथ में ले आए थे। उस कवि सम्मेलन में मैंने पवन जी को सुना था, मैंने कविता पढ़ी थी। फिर मुझे मुकुंद कौशल जी ने सबसे पहले दुर्ग में मंडी के कवि सम्मेलन में बुलाया था। अच्छा। फिर मैंने डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के साथ बहुत छत्तीसगढ़ का चप्पा चप्पा घुमा, खूब मेरा उनका साथ रहा। कौन सा संस्मरण याद है डॉक्टर साहब के साथ? डॉक्टर साहब के साथ तो हजारों संस्मरण है। कोई ऐसा प्रसंग कुछ? एक कोई जलप्रपात है इधर, है ना, छत्तीसगढ़ में, जहाँ चित्रकूट, हाँ, बड़ा झरना बहता है। तो हम एक यात्रा पे थे, उसमें मुकुंद कौशल जी थे, दानेश्वर जी थे, डॉक्टर साहब थे, मैं था, हमारी शशि भाभी थी, डॉक्टर साहब की श्रीमती, और एक आदि कभी और कोई था। तो हम सब लोगों ने नदी किनारे स्नान करने का कार्यक्रम बनाया। भूख लग रही थी तो मैंने कहा, यार डॉक्टर साहब, अगर ये लोग वहाँ पे एक लोग पिकनिक मनाने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, एक समूह था, वो पिकनिक मना रहा था, उनके भोजन की तैयारी चल रही थी। उधर कुछ लोग नहा रहे थे, हम भी नहाने के क्रम में थे।
लेकिन मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ये आपको पहचान लें तो अपनी रोटी का इंतजाम हो सकता है, क्योंकि आप इतने लोकप्रिय हो। और डॉक्टर साहब का तो चेहरा ही लोग जानते थे, उनको चेहरे से पहचानते थे, कका कका, बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे वो। उन्होंने डांटा इस बात पर। फिर मैंने कहा कि भाभी अगर इनका चेहरा वो लोग देख लेंगे ना तो फिर अपने को खाना मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद 2-4 लोगों ने पहचान लिया, बस फिर क्या था। फिर उन्होंने तुरंत पूछा आपका क्या कार्यक्रम है। हमने कहा अब यहाँ से जाके भोजन वोजन करेंगे। अरे बोले भोजन तो हम ही बना रहे हैं, यहीं कर लो। तो मैंने बोला हम भी यही चाहते थे कि भोजन कर लें। फिर भोजन करने की बारी आई तो मालूम पड़ा कि वो मांसाहारी भोजन बनाने वाले हैं। उसमें से हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो मांसाहारी भोजन करता हो। फिर उनका भला हो कि उन्होंने अपना सारा तदबा अलग करा, हमारे लिए पहले दाल रोटी कुछ बनाया, शाकाहारी भोजन हम लोगों को खिलाया। फिर हम अपनी अगली यात्रा पर निकल गए। तो उस दिन हमने डॉक्टर साहब का चेहरा दिखा के भोजन प्राप्त किया। ये कवि की लोकप्रियता है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की जो लोकप्रियता रही है, ये कवि की चाहत है कि उन लोगों ने फिर हम 5-6 लोग थे, हमको सबको भोजन कराया, फिर हम आगे बढ़े। आपने मतलब वीर के साथ साथ हास्य व्यंग की भी रचनाएं जो है काफ़ी की, और डॉक्टर साहब तो दुबे साहब तो हास्य व्यंग वाले ही थे। कुछ हास्य व्यंग की कोई पंक्ति? अब हास्य तो देखो समय पे याद आता है, जब प्रत्युन्नति उस समय काम करती है तो हास्य प्रदान लिख देते हैं। जैसे अभी मैंने एक छंद लिखा था बीच में, वो बड़ा लोकप्रिय हुआ मेरा। राजनीतिक हास्य भी मैंने बहुत छंद लिखे हैं जो लोकप्रिय हुए हैं। जैसे मैंने एक लिखा कि सुबह के उजाले आई जी के साथ जो चले थे। ये मेरा 25 साल पुराना छंद है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। तो आज मैं एक कवि को यही समझा रहा था कि कविता वही है जो सार्वभौमिक हो, प्रासंगिक हो। कि सुबह के उजाले आई जी के साथ जो चले थे, नाश्ते पे पहुंचे तो बासपाई हो गए, चाय पे मिले बिहार के ये कुछ गांधीवादी, समता के चक्कर में समताई हो गए, समता के चक्कर में समताई हो गए, बरसों का बेर स्वान बिल्ली का भुला के यहाँ राम के विरोधी राम के ही भाई हो गए। तो आजकल ये सब चलता रहता है, जैसे जैसा विषय आता है। तो जो छत्तीसगढ़ के कवि रहे हैं, जैसे मुकुंद कौशल जी तो गीत गजलकार रहे हैं, पवन दीवान जी भी। मुकुंद कौशल जी केवल गीत गजल के कवि नहीं थे। मुकुंद कौशल जी सब रस की कविताएं लिखते। अच्छा, हाँ, वो तो देशभक्ति गजल से हाँ, गीत एक उनकी छवि, हर कवि की एक छवि बन जाती है। अब जैसे डॉक्टर साहब की छवि हास्य कवि की बनी, लेकिन वो करुण रस के बहुत अच्छे कवि थे। बहुत करुणा प्रधान कविताएं लिखते हैं। सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई कई विषय उन्होंने ऐसे उठाए मंच पर, जिन्हें उठाने के लिए हिम्मत लगती है। तो ऐसा हर कवि के साथ होता है। जैसे अब हमारी एक छवि बन गई राष्ट्रभक्ति की, अब छवि बन गई है कि ये बहुत हंसाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी भाव। जैसे कल मैं रास्ते में आया तो जबलपुर में मैंने मेरी बेटी को सम्मान दिया। मेरी बेटी डॉक्टर है वहाँ जबलपुर में। जब मैं उसको सम्मान दे के वापस ट्रेन में चढ़ा तो उस समय जो भाव था कि जाती हुई बेटी को बाय बाय करना बहुत मुश्किल काम है, तो उस समय अलग भाव रहता है। तो वो कवि तो हर भाव को जीता है। वो जो हर भाव को जीता है, जो संवेदनाओं से भरा होता है, वही भगवान उसको कवि बनाता है। जी, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी निर्भया के बाद से भी वो घटनाएं नहीं रुकी, क्योंकि बेटी के आप बाप हैं, मैं भी हूँ, एक बेटी का पिता हूँ। अभी गंगानगर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। ऐसे वक्त में एक कवि के मन में क्या बातें आती है, क्या विचार प्रकट होता है? देखिए, गंगानगर की घटना हो या दामिनी हत्याकांड हो या इस देश में कोई सुदूर अंचल बस्तर हो या कहीं कोई घटना घट रही हो, इतने बड़े देश में जब तक हम नैतिक मूल्यों पर काम नहीं करेंगे, मेरा फिर मानना है, जैसे अभी लव जिहाद एक विषय चल रहा है, या ये जो नारी उत्पीड़न का विषय है, या नारी अपमान का विषय है, या बच्चियों के संग हो रहे अत्याचार का विषय है, इन सब विषयों की जड़ में अगर हम जाएंगे तो हमारे समाज का नैतिक पतन कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो हर व्यक्ति को, आपको, हमको, सबको, हर प्लेटफॉर्म पर हमारे गिरते हुए नैतिक पतन को संभालने की आवश्यकता है। व्यक्ति का नैतिक पतन रुकेगा तो ऐसी घटनाएं होना अपने आप कम हो जाएंगी, समाप्त तो नहीं होंगी। समाप्त इसलिए नहीं होंगी कि ये, मैंने फिर कहा ना, वृत्ति है, इसका नाश करना पड़ेगा। तो वो नैतिक मूल्यों के जब उच्चतम मापदंडों को हम स्पर्श करेंगे तब ये चीजें खत्म होगी। लेकिन फिर भी अब जैसे कि ये घटना ले लीजिए गंगानगर की, लोगों ने इस पर पोस्ट लिख के डाल दी, लोगों ने किसी बच्ची का कोई सोशल मीडिया से फोटो उठा के डाल दिया, जिस बच्ची का उस घटना से कोई लेना देना ही नहीं है। मान लो वो बच्ची वो वाली होती भी तो क्या फोटो डालने का अधिकार है क्या? लोगों को इतना ही संज्ञान नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि आप किसी इस तरह की महिला की आप ना पहचान और
नाम या पहचान आप उद्घाटित नहीं कर सकते। आप पत्रकार लोग हैं, आपको भी बंधन है कि आप डमी नाम या कुछ अन्य संबोधन से संबोधित करके उस घटना का विवरण देते हैं। ये बात आपको लोगों को, मैंने कई लोगों की व्यक्तिगत फोन करके हटाई। मतलब ये भी तो हमारी संवेदन शून्यता का उदाहरण है कि हम इस घटना को भी सोशल मीडिया पे भुनाना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब घटनाएं सरकारों से नहीं रुकेंगी। इनको रोकने के लिए हमारे परिवारों को आगे आना पड़ेगा, और ये घटनाएं तब रुकेंगी जब हम संयुक्त परिवार की परिकल्पना को वापस जीना शुरू करेंगे, जो हमारे पुरानी परंपराएं थी। जब परिवार में रहता है व्यक्ति, संयुक्त परिवार में रहता है, तो उसको विभिन्न रिश्तों की जानकारी होती है, उसका एहसास होता है, उसकी एक शर्म होती है, उसकी एक धमक होती है। एकल परिवारों की जो परंपरा है वो हमारे सामाजिक विकृति का या सामाजिक नैतिक पतन का मुख्य कारण है। इसलिए हमको सामूहिकता की तरफ, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, संगठन की दृष्टि से हो। हमारे कवि ने तो बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, हमारे एक बड़े भाई हैं सुरेंद्र यादवेंद्र, 12 राजस्थान में रहते हैं। उन्होंने कहा कि घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी नहीं हो जाना तुम। घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी नहीं हो जाना तुम, छोटी ही अच्छी लगती हो, बड़ी नहीं हो जाना तुम। लेकिन हम किस विकृति के दौर में जी रहे हैं कि हमने छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। तो फिर राजन राजन की कविता याद आती। मैंने इसीलिए कहा कि कविता बहुत शाश्वत है, कविता ही प्रासंगिक है। आप कुछ भी कर लीजिए, कविता से आपका पीछा नहीं छूट सकता। राजन राजन ने कहा कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, कहीं भीड़ में खो गई आदमियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। तो उस आदमियत को जगाना, उस मानवता को जगाना, उस नैतिक मूल्यों को जगाना है। उन रिश्तों को वापस जागृत करना पड़ेगा कि पड़ोसी की बेटी भी अपनी बेटी, गांव की बेटी अपनी बेटी। ये भाव कैसे था हमारा, कितनी उच्चतम परंपराएं थी हमारी। हम उस गांव का पानी नहीं पीते थे जिस गांव में हमारे गांव की बेटी ब्याही होती थी। उन परंपराओं को जब हम अपने आत्मसात करके वापस जीना शुरू कर देंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि ये घटनाएं स्वस्फूर्त समाप्त हो जाएगी, और उस भाव को जगाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। बिल्कुल, और आप शायद ऐसे मौक़ों के लिए लिखे भी हैं कि अपना प्यारा हिंदुस्तान। हमने लिखा है कि जियो और जीने दो की संस्कृति का देश महान, जीव दया का हमने दुनिया को सौंपा संज्ञान। जीना भी सम्मान जहां पर, जीना भी सम्मान जहां पर, मरना भी सम्मान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और इसका जो सबसे अच्छा अंतरा है जिसके लिए आपने इशारा किया है कि शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला। इस देश में नारी क्यों पूज्य है? हम हंसी मजाक में कुछ भी कहें, लेकिन इस देश में नारी हमेशा सम्मान के हकदार है। हमारे इंदौर के कवि तो बहुत अच्छे रेखांकित करते हैं, सत्तन जी। उन्होंने कहा नर और नारी ये दो शब्द है। नर में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन नारी में दो बड़ी मात्रा है। इसलिए नारी हमारे यहाँ शाश्वत स्वभाव लेकर पैदा हुई है, और नारी का सम्मान ही इस देश की ताकत है। कि शीश काट कर महाड़ी ने रण में भेजी ज्वाला, माँ पन्ना ने दीप बुझा राणा का वंश उजाला। सावित्री माँ मीरा पद्मिनी की है अमर कहानी, बुंदेली मनु ने बेरी को याद दिला दी नानी। क्रांति कविता कीर्ति जगाती यहाँ सुभद्रा चौहान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और हम विश्वगुरु क्यों हैं? देखिए मैंने क्या भाव सरस्वती देती है कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित हैं। नारी रक्षा का संकल्प हमारे यहाँ कब से है? और इंसान तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ तो पशु पक्षी नारी के लिए रक्षा के लिए संकल्पित है। माँ सीता के हरण में जो जटायु का बलिदान हुआ इस देश में, कि गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित। मैं आपके इस बातचीत में अगर ये बात उद्धृत करूंगा तो बहुत लोगों तक पहुंचेगी कि जैसे कि इस देश का इतिहास बड़ा उत्कृष्ट है, वैसे इस देश का वर्तमान भी बहुत गौरवशाली है। बस हमने क्या है कि उसको देखना बंद कर दिया है। हमारे यहाँ नकारात्मकता बहुत जल्दी फैला जाती है, सकारात्मकता को फैलाने के लिए बहुत ताकत लगती है। आप भी महसूस करते होंगे। एक 2 बेटों के शीश काट कर ले गया था पाकिस्तान। ये मनमोहन सिंह जी की जाती हुई सरकार के बाद 2012-13 के बीच की घटना है। एक बेटा हेमराज करके था जो 28 साल का था, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना के पास एक गांव का था। आप कल्पना करो 11 दिन बाद उसका शव आया था तिरंगे में लिपट कर एक बॉक्स के अंदर। केवल कल्पना करके देखो,
बिना सिर का शव किसी परिवार में आया हो सैनिक का, तो उस परिवार का दुख कितना बड़ा हो। उसकी विधवा पत्नी 2 बच्चों के साथ उस शव के पास बैठकर विलाप कर रही है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि इस देश में क्यों बेटियां पूज्य हैं, क्यों बेटियों का मान सम्मान है, क्यों नारी इस देश में शक्ति कही जाती है। उस सैनिक की सबसे छोटी बहन जो सिर्फ 18-19 साल की, जिसने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, वो अपनी रोती हुई भाभी को जो समझाती है ना, वो केवल भारत की बेटी ही समझा सकती है। और इस शब्द चित्र को हमारे कवि डॉक्टर धुवेंद्र भदौरिया, सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश, उन्होंने इस शब्द चित्र को उतारा और उस बेटी ने कहा कि दादी का दुलार भूला, मैया का ये प्यार भूला। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनने के बाद, आप अंदर तक भीग जाएंगे कि दादी का दुलार भूला, मैया का ये प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है, होली के ये रंग दिवाली की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है, जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथेल में शीश भुलाया है। तो शीश कि भी गिद्ध जटायु के नख रावण के मुख पर अंकित हैं, वानर भालू की सेना से खलदल आतंकित हैं, जहां गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है, राणा के चेतक ने मरते दम तक युद्ध किया है, इतिहासों में मुख पशुओं का पूजित है बलिदान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। कोई मिलेगा ऐसा देश दुनिया में जो हमारा देश है? इसलिए राष्ट्रवाद हमारा शाश्वत स्वभाव है, इसको जीना नहीं पड़ता, इसको जीना ही चाहिए। और आज सारे लोग इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़ पा रहे हैं। आपको क्या लगता है देश की जो राजनीतिक दशा और दिशा है उसमें ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं? हाँ, बहुत परिवर्तन है और प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को सफलता मिल रही है। बस दिक्कत ये है कि एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए जितना अच्छा पक्ष होना चाहिए उससे ज़्यादा अच्छा विपक्ष होना चाहिए। तो इस समय पर जो सबसे कमी महसूस की जा रही है कि एक मजबूत विपक्ष की इस देश को आवश्यकता है, वरना लोकतंत्र में बैठे हुए लोग अहंकारी हो जाएंगे अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष अभी मजबूत है? राहुल गांधी जी भारत जोड़ने निकले, जुड़े जुड़ाए भारत को जोड़ने का जो ओवर कॉन्फिडेंस राजनीति ने जिया है वही सबसे बड़ी बात है। ये देश जुड़ा हुआ है, उस जुड़ाव को जागृत करना, जोड़ना नहीं। कॉन्सेप्ट ही गलत है। देश में आप जोड़ने की बात करते हैं और विदेश में जाके आप भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं को गाली देते हैं। आप अमेरिका में बैठकर ये कहते हैं कैमरों के सामने कि हिंदुस्तान में सिख पगड़ी पहन के गुरुद्वारे नहीं जा पा रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कितनी सच्चाई है? या अमेरिका में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर हिंदुस्तान की सरकार से कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, तो ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? तो राहुल गांधी में तनिक भी सच्चाई आपको नहीं दिखाई देती? बहुत सारी सच्चाइयाँ होंगी, लेकिन जो प्रकटीकरण हो रहा है स्वभावगत, उसका तो इम्प्रेशन गलत ही जा रहा है ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि विपक्ष में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। विपक्ष को जिस दमदारी से सरकार को घेरना चाहिए, उनका अधिकार है, घेरना ही चाहिए और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन हम सरकार को घेरने के बजाय देश को घेरने लग जाते हैं। भाई ये वही देश है जिसने इंदिरा गांधी सरी की प्रधानमंत्री ने जब यूएनओ में अपनी बात रखने की बारी आई तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का चयन किया कि देश की बात अटल बिहारी वाजपेयी रखेंगे वहाँ पे। ये तो देश उस भाव को जीने वाला देश। क्यों किया उन्होंने उनका चयन? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अटल जी बहुत अच्छी तरह से विश्व में अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। और आज भी अच्छे लोग हैं विपक्ष में, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन वही है परिवारवाद, और जिसके चलते जो लोग अच्छे लोगों को आगे भी नहीं आने देना चाहते राजनीति में, उन्हीं के कारण ये सब विकृतियाँ पैदा हो रही हैं और विपक्ष कमज़ोर हो रहा है। विपक्ष कमज़ोर होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत चिंता का लक्षण है। मैं खुद अंदर से इस बात के लेकर चिंतित हूँ कि हम भी सरकार के खिलाफ कविता लिखना चाहते हैं। हमसे पत्रकार पूछते हैं कि आप सरकारों के पक्ष में लिखते हैं। मैंने कहा हम सरकार के पक्ष में नहीं लिखते, हम देश के पक्ष में लिखते हैं। भाई सरकार गलती कर रही है, विपक्ष पाप कर रहा है, अब आप बताइए पहले किसके खिलाफ लिखें? तो आपको आपके भीतर भी कोई साफ चेहरा नहीं दिखता? बहुत हैं, ढूंढेंगे। अरे ये देश रत्नों की खान है भैया, और ये समय भी कट जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे उभर के विपक्ष में भी, ऐसा थोड़ी है कोई ये समय स्थायी रहेगा। केजरीवाल में कोई संभावना नहीं है? देखिए ना, उन पर भरोसा किया था तो उन्होंने तो जो करा वो तो आपको पता ही है। वो आपसे और हमसे कोई छुपा हुआ है कि उन्होंने पूरे आंदोलन को जिस तरह से
धोखा दिया है। तो इस देश में वही बाबा बाल भारती वाली कहानी कर दी उन्होंने कि लोग इस देश में ज़रूरतमंद पे विश्वास नहीं करेंगे। एक पूरा देश उनके पीछे आके खड़ा हो गया था अन्ना के आंदोलन के, लेकिन अन्ना के आंदोलन की परिणति क्या हुई? हमने जिन लोगों को विकल्प समझा वो तो हमारे लिए गले की घंटी बन गए उल्टा। और यूपी के भीतर में सपा के लेकर क्या संभावना देखते हैं? बाबा योगी के मुकाबले नहीं है वहाँ कोई मजबूत विपक्ष? बिल्कुल नहीं है। बाबा जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, बाबा का जो काम है और बाबा ने जो पिछले 8-9 वर्षों में जो परिवर्तन किया है यूपी में, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यूपी की जनता से पूछिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे पूछिए। वहाँ का मुसलमान जिस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ ठीक हुई हैं, जिस तरफ से हमारे विकास और विरासत का जो सामंजस्य प्रस्तुत किया है मोदी जी से लेकर योगी जी ने, उसका एक अनुपम उदाहरण पिछले 10-12 वर्षों में कालखंड में प्रस्तुत हुआ है। इसका ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए। पिछले 60 वर्षों में हम ऐसा नहीं कर पाए, तुष्टीकरण के कारण कहो या वोटों की राजनीति के कारण कहो, तो उसका अभाव महसूस तो विपक्ष के बीच में होता है, आज भी होता है। आपको लग रहा है कि मोदी जी देश को सर्वोच्च शिखर की ओर लेके जा रहे हैं? मोदी जी की ठेकेदारी नहीं है। मोदी जी ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि हम सब की क्या सहभागिता। मेरा ऐसा मानना है कवि होने के नाते कि ये देश किसी पार्टी का नहीं है, किसी नेता का भी नहीं है। इस देश प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, एसपी का देश नहीं है। ये देश हर उस भारतवासी का है जो इसको भारतीय होने का गर्व है। और जब तक हम सब थोड़ा थोड़ा प्रयास नहीं करेंगे अपने स्तर पर, और जब तक ऊपर बैठे हुए लोग इस भाव को जागृत करने में सफल नहीं होंगे, तब तक हम वो मुकाम नहीं पा पाएंगे जिसके हम हकदार हैं पूरी दुनिया में। कहीं कोई गलती नहीं हो रही? गलती हो रही है, हम उस भाव को जगा नहीं पा रहे हैं। उसको भाव को भी और जगाने की आवश्यकता है। मोदी जी ने थोड़ा प्रयास किया है, उसमें उनको सफलता भी मिली है, लेकिन थोड़ा और प्रयास करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये तो देखिए अनवरत प्रक्रिया है, कोई रामराज तो आएगा नहीं, ना आया है अभी। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सरकार ने बहुत इतने अच्छे काम कर दिए कि अब घर में ताला लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कहूँगा देश का विकास ये नहीं है कि आपने कितने पुल बनाए और कितनी सड़कें बनाई। देश का विकास ये भी है कि आपने अपने नागरिक शास्त्र को कितने उच्चतम मापदंडों पर स्थापित किया। जब गंगानगर सरी की घटनाएं होती हैं तो हम पूरी दुनिया में क्या जवाब देंगे? जब राम जन्मभूमि के मंदिर में हमारे गरीब व्यक्ति के, आम व्यक्ति के चढ़ाए हुए धन की चोरी होती है तो हम दुनिया में जाके क्या जवाब देंगे? तो मंदिर बनाया ये हमारी सरकार की उपलब्धि नहीं है, उस मंदिर को हमने चलाया कैसे, उसमें लोग कैसे बिठाए, या हमने जिनको बिठाया अगर उन्होंने ठीक व्यवहार नहीं किया तो उनको हमने दंडित कैसे किया, इस प्रक्रिया को रोका कैसे, ये सब हमारे देश के विकास में गिना जाएगा। अभी बहुत संभावनाएं, बहुत करना है। कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है जो आपके मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी काम करता है, सरकारों को भी एप्लीकेबल होता है कि यह सोचकर मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ता गया, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू। तो उसको पाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। हर मुकाम पे ऐसा लगता है कि अभी सफ़र बाकी है। मैं चाहता हूँ कि आपकी कोई पसंद की ऐसी कविता जिसके साथ इस बातचीत को समाप्त करे और जिसके ज़रिए याद रखे इस देश को। गांधी एक विचार है, अहिंसा का व्यवहार है, न गोडसे की गोली भी गांधी को मार पाई है। जय जयकार गांधी जी की नारों में लगी है सदा, जिनके बल पर नेताओं ने कुर्सियां ही पाई हैं। गांधी जी को गाली देने वाले नेतागण सुने, आज अखबारों की सुर्खियों में छा जाओगे। गांधी तो अमर इतिहास में रहेगा सदा, कल तुम रद्दी अखबारों का ढेर बन जाओगे। एक गांधी पे बात निकली तो एक और बहुत खूबसूरत जो है पंक्ति है, शायद अगर याद हो तो, आज अगर तुम होते गांधी। आज अगर तुम होते गांधी, बंदूक उठाते हाथ में। ये किस संदर्भ में आपने? ये मैंने उस संदर्भ में लिखी थी कि हम गांधी गांधी तो करते हैं लेकिन गांधी को मानने के लिए तैयार नहीं है। गांधी के विचारों के साथ, दर्शन के साथ जीना नहीं चाहते, क्यों? कठिन है। फिर मैंने एक कविता और लिखी थी, वो मैं उसकी पंक्तियां सुनाता हूँ कि कल की पूंछ पकड़ कर बैठे, आज फिरे है मारा मारा। हमारे यहाँ दूध की नदियां बहती थी, हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ ऐसा होता था। आदमी इसी बात को दे दे के धोखा दे रहा है समाज को। कल की पूंछ पकड़ कर बैठे, आज फिरे है मारा मारा। कल कहाँ थे खूब कहोगे, आज कहाँ हो नहीं विचारा। घाव 80 खाए राणा ने, मजे दुश्मन को खूब चखाए थे। तुम तो उंगली भी न कटाओ, नाम शहीदों में गिनवाओ। सच कह दूं तो चढ़ता पारा, आज फिरे है मारा मारा। वाह तो चढ़िए, पारा आपको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप शशिकांत यादव जी को ये विचारों से कितना सहमत है, असहमत है, ये बात की बात है। लेकिन आप देश के साथ रहिए, देश के साथ खड़े रहिए, देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आप जीते रहिए
उसे बेहतर करने में आप लगे रहिए। और कवि का काम ही है कि वो समय समय पे आपको बताते रहे, दिशा दिखाते रहे, समाज को जगाते रहे कि क्या बेहतर है इस समाज के लिए। आप हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े, आप हमारे लिए समय निकाल पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शशिकांत यादव जी का स्नेह प्रेम हमारे साथ, हम सब के साथ, इस देश के साथ बना रहे, यही शुभकामना, यही दुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए, आप समय निकाल पाए, बहुत 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 धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।